अध्याय 223 लक्ष्य की निगरानी असंभव। जैसे ही राघव ने शिक्षण भवन में कदम रखा, पुरानी इमारत की धूल की तीव्र गंध उसकी नाक से टकराए। चारों ओर घना अंधेरा था। उसने अपनी टॉर्च जलाई और आसपास का जायजा लिया। उसने जो रोशनी पहले देखी थी वह दूसरी मंजिल पर थी, इसलिए उसे ऊपर जाने वाली सीढ़ियां ढूंढनी थीं। यहाँ पर उसने जल्दी ही सीढ़ियों का पता लगा लिया और बिना किसी हिचकिचाहट के ऊपर जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद एक अजीब सी बेचैनी ने उसे घेर लिया। कीकी। राघव अचानक पीछे मुड़ा। कीकी गायब थी। वह कहाँ गई? वह तेजी से वापस भागा और शिक्षण भवन के प्रवेश द्वार से बाहर निकला, लेकिन पाया कि बाहरी दुनिया पूरी तरह अंधेरे में डूबी हुई थी। खेल का मैदान, प्लाजा, गलियारा, यहाँ तक कि वे मोटरसाइकिलें जिन पर वे आए थे, सब कुछ गायब हो चुका था। उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। वह तुरंत वापस प्रवेश द्वार की ओर मुड़ा, लेकिन अब वह दरवाजा भी स्याही जैसे काले अंधेरे में समा चुका था। लानत है, फिर से वही चाल। राघव को तुरंत उस डरावने 1542 डाक रेडियो की याद आ गई। तब भी वह अचानक अपने स्थान से गायब हो गया था और खुद को एक अजीब फ्रीक्वेंसी स्पेस में फंसा हुआ पाया था। उसने अपने कम्युनिकेटर को दबाया। चर्रा चर्रा। राघव, राघव। कीकी की आवाज आई। तुम कहाँ हो? मैं शिक्षण भवन के प्रवेश द्वार पर ही हूँ। मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ। अभी अभी मेरे सामने की दीवार हिलती हुई दिखाई दी। राघव उसकी बातों पर झेप गया। ये निश्चित रूप से इस परीक्षण स्थल का काम है। रुको। उसने अशुभ काले आसमान की ओर देखा। उसका दिल बैठ गया। अगर यह जगह किसी मैकेनिकल सिस्टम द्वारा नियंत्रित थी, तो इसे क्रैक करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। हाफ। एक पल के लिए उसे केवल अपने दिल की धड़कन और सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसने अपनी टॉर्च उस पिच ब्लैक दरवाजे की ओर घुमाई। उसकी सफ़ेद रोशनी ने अंधेरे को चीर दिया, जो अपने साथ अकेलेपन और आतंक का एक भयानक एहसास लेकर आए। अपने इलेक्ट्रिक ब्लेड को मजबूती से पकड़ते हुए राघव ने अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए अपने पावर आर्मर पर कोलिजन वॉल्यूम परसेप्शन सिस्टम को सक्रिय कर दिया। कोलिजन वॉल्यूम परसेप्शन सिस्टम सक्रिय। बाहरी दुनिया अब भी पूर्ण अंधकार में थी। एक भयानक ठंडक उसकी रीढ़ की हड्डी में रेंग रही थी। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी और दूर तक फेंकी, लेकिन उस अनंत शून्य के परे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। हालांकि उस शून्य के भीतर अनगिनत अज्ञात संस्थाएं धीरे धीरे शिक्षण भवन की ओर बढ़ती हुई प्रतीत हो रही थीं। राघव ने नीचे झुककर अपना हाथ जमीन पर रखा, लेकिन उसके नीचे ठोस कंक्रीट था। उसका मैकेनिकल हार्ट इसके माध्यम से अपना प्रभाव नहीं फैला पा रहा था। उसका चेहरा काला पड़ गया। कोई और विकल्प न होने के कारण वह सुराग खोजने के लिए उपलब्ध एकमात्र इमारत के भीतर पीछे हट गया। अधिक इमारतों से घिरे होने के कारण उसका एकमात्र सुराग वह रोशनी थी जो उसने पहले ऊपर देखी थी। वही सिस्टम का कंट्रोल टर्मिनल होना चाहिए था। जैसे ही उसकी टॉर्च गहरे गलियारों से गुजरी, रास्ते अंतहीन दिखाई देने लगे। पास के क्लासरूम के दरवाजे खुले थे, डेस्क पलटे हुए और अस्त व्यस्त बिखरे हुए थे। हर दृश्य एक जैसा ही लग रहा था, सिवाय एक चीज के। वहां कोई लाश नहीं थी, कोई जॉम्बी नहीं था। धप धप धप। राघव तेजी से दूसरी मंजिल पर चढ़ गया, उस रोशनी की दिशा में जिसका उसने पहले पीछा किया था। दूसरी मंजिल के हॉलवे में पहुंचने पर उसने पाया कि वह कमरा सीढ़ियों के ठीक बगल वाला पहला कमरा था जिसमें रोशनी थी। खिड़की से छनकर आती हल्की रोशनी ने ऐसा भ्रम पैदा किया जैसे दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट हो गई हो। दरवाजा थोड़ा खुला था। राघव ने अपनी टॉर्च अंदर चमकाई और महसूस किया यह एक स्टोर रूम था, क्लासरूम नहीं। फर्श अजीब तरह से साफ था, जो अन्य कमरों की अव्यवस्था से बिल्कुल अलग था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा जब वह सावधानी से अंदर कदम रखा और चारों ओर अपनी टॉर्च घुमाई। अगर यहाँ रोशनी है तो वायरिंग भी होनी चाहिए। ये जानते हुए कि यह स्थान एक विशाल परीक्षण स्थल था, प्रयोगों को नियंत्रित करने वाले पेशेवर उपकरण होने ही चाहिए थे। उसकी योजना सरल थी, अपने मैकेनिकल कौशल का उपयोग करके सिस्टम का विश्लेषण करना, फिर उसे जबरन क्रैक करना। दीवार की ओर चलते हुए उसने किसी भी यांत्रिक संरचना की खोज के लिए अपने मैकेनिकल हार्ट के स्कैन को सक्रिय किया। तभी कमरे के अंदर की रोशनी झिलमिलाई और फिर वह बुझ गई। पूरा स्टोर रूम पल भर में अंधेरे ने निगल लिया, केवल राघव की टॉर्च की इकलौती रोशनी बाकी रह गई। अचानक हुए इस बदलाव ने उसे हाई अलर्ट पर कर दिया। कड़क कड़क। अंधेरे में एक धीमी आवाज गूंजी। ऐसा लग रहा था जैसे जोड़ों को अस्वाभाविक रूप से मरोड़ा जा रहा हो। राघव ने तुरंत कमरे के बीच में रखे पुतलों के ढेर पर अपनी टॉर्च तानी। सफ़ेद रोशनी उन पर पड़ी, कुछ भी असामान्य नहीं लगा। लेकिन जब उसने टॉर्च की बीम को चौड़ा किया और कमरे के कोने की ओर इशारा किया तो वह ठिठक गया।
जिस दरवाजे से उसने प्रवेश किया था वह अब बंद था। उसके मन में एक बुरा एहसास पैदा हुआ। वह उसकी ओर बढ़ा और हैंडल घुमाया। लॉक था। तो ये खेल खेल रहे हो, है ना? क्लिक। उसका मैकेनिकल हॉट सक्रिय हुआ, जिससे दरवाजा जबरन खुल गया। जैसे ही दरवाजा खुला, एक बच्चे का सफ़ेद पुतला ठीक दरवाजे पर खड़ा था। राघव की आंखें तेज हो गईं और उसने स्वाभाविक रूप से अपना इलेक्ट्रिक ब्लेड उठा लिया। सफ़ेद पुतला गतिहीन रहा। अपने परेशान करने वाले रूप के अलावा वह दुकानों में पाए जाने वाले सामान्य पुतलों से अलग नहीं था। कड़क कड़क जोड़ों के चटकने की वह डरावनी आवाज़ फिर से आई। राघव हाथ में टॉर्च लिए पीछे मुड़ा, और उसी पल उसकी रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। उसका सिर चकराने लगा। जो पुतले मूल रूप से स्टोर रूम के बीच में ढेर थे, वे अब सब उसके ठीक पीछे खड़े थे। एक पल के लिए हवा भी जम गई। राघव की टॉर्च उन स्थिर सफ़ेद पुतलों पर चमकी, जिनकी डरावनी आभा ने कमरे को भर दिया था। उसका चेहरा सख्त हो गया और उसने तुरंत पास वाले पुतले पर विंड कैनन दाग दी। धमाका! पुतले का प्लास्टिक का सिर फट गया, जिससे उसके टूटे हुए चेहरे के नीचे का धातु का ढांचा दिखने लगा। लेकिन वह हिला नहीं। ये क्या बला है? ज़ॉम्बी! डरावनी संस्थाएं! राघव की नज़र उनके बीच फिरती रही। वह जानता था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह ये नहीं समझ पा रहा था कि क्या। इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के उसने विंड कैनन की बौछार कर दी। फूश फूश फूश! पुतले चकनाचूर हो गए, टुकड़ों में बिखर गए। स्टोर रूम टूटे हुए पुतलों की बहरा कर देने वाली आवाज़ से गूंज उठा। वे मौन आकृतियां, जो डरावनी मुस्कान के साथ जमी हुई थीं, अब मलबे के अलावा कुछ नहीं थीं। जैसे ही राघव ने उन्हें खत्म किया, बिना रोशनी वाले उस कोने से जहां उसकी टॉर्च की रोशनी नहीं पहुंची थी, एक छोटे पुतले ने अचानक अपने अंग मरोड़े और दीवार पर चढ़ने लगा। चेतावनी! चलती वस्तु निकट आ रही है। जैसे ही अंधेरे से एक भयानक पीला चेहरा उभरा, उसके पावर आर्मर ने अलर्ट जारी कर दिया। पुतले का मुंह अचानक चौड़ा हो गया, जिससे उस्तरा जैसे तेज दांतों से भरा एक विकृत जबड़ा दिखाई दिया। स्वाइप! राघव की सहज प्रवृत्ति जाग उठी। उसने तुरंत अपनी ब्लैक राइफल आगे बढ़ाई, जिसका थूथन पुतले के सीने से टकराया, जिससे वह उसका गला काटने से रुक गया। उस बल ने उसे कई कदम पीछे धकेल दिया। यह क्या बकवास है? अपने दांत पीसते हुए उसने अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए बंदूक के बट को जमीन पर टिका दिया। फिर उसका दाहिना हाथ बिजली से कड़कड़ा उठा। बज़ज़ज़! पुतले के खुले मुंह में बिजली का एक झटका लगा। चिंगारी फूट पड़ी और जलते हुए प्लास्टिक की दुर्गंध हवा में भर गई। पुतला अचानक जम गया, फिर फर्श पर गिर पड़ा, बेजान। राघव ने राहत की सांस ली और खुद को संभाला। उसने जल्दी से अपनी टॉर्च उठाई और गिरे हुए पुतले के मुंह का निरीक्षण किया। अंदर उसे एक जटिल यांत्रिक संरचना मिली। ये चीजें साधारण पुतले नहीं थे, एक रोबोट। राघव के मन में कई सवाल थे। उसने तुरंत उस पर अपना हाथ रखा और मैकेनिकल स्कैन सक्रिय किया। जैसा कि अपेक्षित था, यह एक चुंबकीय रूप से नियंत्रित निष्क्रिय रोबोट, पैसिव रोबोट था। इसका अपना कोई पावर सोर्स नहीं था और इसके बजाय यह एक नेटवर्क वाले मैकेनिकल पपेट सिस्टम का हिस्सा था। मेरे खिलाफ रोबोट का इस्तेमाल बुरा नहीं है। टक टक! अचानक बाहर गलियारे से कदमों की धीमी आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ रुक रुक कर आ रही थी, जो अंधेरे के बीच धीरे धीरे करीब आ रही थी। दरवाजा खटखटाने वाला भूत, है ना? बिना किसी हिचकिचाहट के राघव ने एक हाई पावर फ्लडलाइट का निर्माण किया, जिससे वह डरावना कमरा तुरंत दिन के उजाले की तरह चमक उठा। फिर उसने दरवाजे के फ्रेम को पकड़ लिया। उसके पावर आर्मर ने उसकी ताकत बढ़ा दी। धड़ाम! पूरा दरवाजा अपने कब्जों से उखड़ गया। दोनों हाथ उठाकर उसने एक शानदार चमक पैदा की। क्लैंक क्लैंक क्लैंक! टैंक ग्रेड जालीदार धातु के टुकड़े हवा में उड़ने लगे और बस कुछ ही सांसों में बैंक के तिजोरी के समान 40 सेंटीमीटर मोटा स्टील का दरवाजा प्रकट हुआ, जिसने कमरे को पूरी तरह से सील कर दिया। और इस दरवाजे में कोई हैंडल नहीं था, कोई लॉक नहीं था। इसे और बेहतर बनाने के लिए राघव ने इसके साथ एक हाई वोल्टेज डिस्चार्ज डिवाइस जोड़ दिया, जिससे धातु की सतह पर बिजली दौड़ने लगी। ठीक है, ये दरवाजा आधिकारिक तौर पर भूत खटखटाने के परीक्षणों के लिए खुला है। बेझिझक इसे आजमाएं। अपने सेटअप से संतुष्ट होकर राघव ने कमरे की वायरिंग पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उसने रोशनी के सर्किट पथ का पता लगाना शुरू किया, जिससे इमारत की विद्युत संरचना को स्कैन करने और इसके नियंत्रण तंत्र का पता लगाने की योजना बनाई। अनुसंधान सुविधा के निगरानी हॉल के भीतर। निगरानी हॉल में जोन एफ के प्रयोगात्मक विषयों के प्रभारी तकनीशियन ने स्क्रीन को देखा। उसके हाथ कीबोर्ड के ऊपर जम गए और आंखें फटी रह गईं। अरे! उसके सहकर्मी ने उसे जोर से धक्का दिया। एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट 072 को दिखाई देना चाहिए।
जल्दी करो, समय बर्बाद मत करो। वहाँ एक समस्या है। क्या उसने दरवाजा नहीं खटखटाया? तकनीशियन ने आतंकित होकर स्क्रीन की ओर इशारा किया। एक राक्षसी जीव गुस्से में दरवाजे को खरोंच रहा था, लेकिन अचानक प्रकट हुए स्टील तिजोरी के दरवाजे ने अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पकड़ने के लिए कोई हैंडल ही नहीं था। ये दरवाजे को छू तक नहीं पा रहा है। यह क्या बकवास है? क्राइम क्लासरूम का प्रयोग अभी तक शुरू क्यों नहीं हुआ? सुरक्षा प्रमुख फैंग ने अपनी घड़ी देखी और त्योरियां चढ़ाईं। उसने अपना ईयरपीस दबाया और अधीरता से पूछा, क्या हो रहा है? एक शोधकर्ता ने जवाब दिया, सर, प्रयोगात्मक डरावनी संस्था क्षेत्र में प्रवेश करने में विफल रही। क्या? फैंग तेजी से आगे बढ़ा और निगरानी स्क्रीन को घूरने लगा। स्टोर रूम के सर्विलांस फीड पर स्विच करो अभी। एक अन्य तकनीशियन झिझका, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। मुड़कर वह हकलाते हुए बोला, सर, हमने इंडोर सर्विलांस का नियंत्रण खो दिया है। फैंग का चेहरा काला पड़ गया। अभी तुमने क्या कहा? मैंने कहा, हमने सभी आंतरिक निगरानी खो दी है। पूरा निगरानी हॉल एक भयानक सन्नाटे में डूब गया। तो गलियारे के कैमरों पर स्विच करो। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए फैंग चिल्लाया, मुख्यालय को हमसे यांत्रिक क्षमताओं पर सटीक डेटा एकत्र करने की आवश्यकता है। हमें हर समय लक्ष्य की स्थिति की निगरानी करनी होगी, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। समझ गया। हॉलवे कैमरे काम कर रहे हैं, अब तक कोई जीव नहीं देखा गया। तो लक्ष्य अभी भी स्टोर रूम में ही होगा। वापस स्टोर रूम में। भविष्य के जोखिमों को खत्म करने के लिए राघव ने सभी नष्ट किए गए रोबोटिक पुतलों को निगल लिया और उन्हें कच्चे माल में बदल दिया। केवल प्लास्टिक के टुकड़े बचे थे। अब कमरा विशाल और साफ था। एक कामचलाऊ सीढ़ी पर खड़े होकर राघव ने मैकेनिकल हॉट को सक्रिय किया, वायरिंग से जुड़कर इमारत के यांत्रिक ढांचे को स्कैन किया। की तुम्हारी स्थिति कैसी है? चर्रा, कम्युनिकेटर का सिग्नल अचानक कमजोर हो गया। राघव, मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पा रही हूँ। तुम कहाँ हो? मैं शिक्षण भवन के अंदर हूँ, दूसरी मंजिल पर। मुझे कोई शिक्षण भवन नहीं दिख रहा। की आवाज़ थोड़ी कांप रही थी, जो घबराहट से भरी थी। फिर सन्नाटा। सिग्नल पूरी तरह से कट गया था। राघव ने माथा सिकोड़ा। अच्छा नहीं है। उनकी सापेक्ष स्थितियों को देखते हुए उन्हें एक दूसरे से बहुत दूर नहीं होना चाहिए था। लेकिन इस अनुसंधान सुविधा में कुछ हस्तक्षेप कर रहा था। उसकी नज़र अपने स्टील तिजोरी के दरवाजे के बाहर से आ रही धमाकों की आवाज़ की ओर गई। क्या ऐसा हो सकता है कि ये डरावनी संस्थाएं उनके संचार को जाम करने के लिए डार्क एनर्जी पैदा कर रही हों? यह अनुसंधान सुविधा, वे कुछ गंभीर राक्षसों को लेकर आए हैं। अपनी आंखें सिकोड़ते हुए मैकेनिकल हॉट ने आखिरकार किसी चीज को लॉक कर लिया। वह सीढ़ी से उतरा और एक दीवार की ओर बढ़ा। सतह पर अपना हाथ रखते हुए उसने उसके पीछे छिपे बिजली के सिस्टम पर नियंत्रण कर लिया। दीवार से एक आयताकार दरवाजे का ढांचा धीरे धीरे उभरा, फिर पीछे हट गया, जिससे उसके पीछे एक अंधेरा रास्ता दिखाई दिया। निगरानी हॉल के भीतर लक्ष्य के रास्ते में प्रवेश करने की पुष्टि हो गई है। बायोमेट्रिक डेटा एकत्र करें। जीवन के संकेत सामान्य हैं, कोई चोट नहीं, हृदय गति स्थिर है। निगरानी हॉल सक्रियता से भर गया। अनुसंधान टीम ने आखिरकार राघव को अपनी स्क्रीन पर देखा। फैंग ने राहत की सांस ली, फिर अपना ईयरपीस दबाया। रास्ता बंद करो, उन्मत्त ज़ॉम्बी झुंड को छोड़ो, युद्ध का डेटा इकट्ठा करो। समझ गया। मार्ग में उन्मत्त ज़ॉम्बी झुंड छोड़ा जा रहा है। गलियारे के भीतर अचानक गलियारे में तेज रोशनी भर गई। राघव ने अपनी आंखों को रोशनी से बचाया, फिर आगे देखा। एक लंबा अंतहीन सफ़ेद गलियारा दूर तक फैला हुआ था। गर्रा! इससे पहले कि वह हिल पाता, दूर से एक धीमी, विकृत चीख गूंजी। साथ ही फर्श हल्के से कांपने लगा। राघव तेजी से मुड़ा। उसके पीछे का दरवाजा, जिसे उसने जबरन खोला था, अब फिर से सील कर दिया गया था। वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। उसकी नज़र ऊपर गई, सीधे छिपे हुए निगरानी कैमरों पर। निगरानी हॉल के भीतर ज़ॉम्बी के घनत्व को नियंत्रित करें। एक साथ बहुत अधिक दबाव न डालें, हमें लक्ष्य जीवित चाहिए। समझ गया। घनत्व लेवल 1 पर सेट है। फैंग ने स्क्रीन की निगरानी की। अचानक राघव ने सीधे कैमरे की ओर देखा, जैसे कि वह उन्हें देख रहा हो। फैंग का चेहरा जम गया। क्या वह जानता है कि हम देख रहे हैं? इससे पहले कि कोई जवाब दे पाता, स्क्रीन काली हो गई। क्या हुआ? फैंग चिल्लाया। अभी जांच कर रहे हैं, पावर सिस्टम स्थिर हैं। एक तकनीशियन पसीने से तरबतर होकर कंसोल पर पागलों की तरह काम कर रहा था। डक 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 डक। स्पीकरों से गोलियों की आवाज़ गूंजी, जो हर सेकंड तेज होती जा रही थी। लक्ष्य मुकाबला कर रहा है। लाइटें ठीक करो।
स्क्रीन फिर से झिलमिलाई और हर कोई सदमे में रह गया। गलियारा खून और जॉम्बी के अवशेषों से पटा पड़ा था। उस नरसंहार के बीच राघव खड़ा था, और उसके बगल में एक ठेला गाड़ी पर पूरी तरह से फिट रोआरा के 23 इलेक्ट्रिक गैटलिंग गन थी, जिसकी लाल तप बैरल से अभी भी भाप निकल रही थी। आखिर उसने वह चीज़ कहाँ से निकाली? वहाँ गाड़ी भी कैसे आ गई? वह चीज़ बहुत विशाल है। क्या उसने इसे किसी पॉकेट डायमेंशन से बुलाया है? फैंग ने अपना जबड़ा भींच लिया। मुझे परवाह नहीं है कि उसने उसे अपनी पेंट से निकाला है या कहीं और से। उसके बाएं हाथ या दाएं हाथ पर नज़र रखो, पता लगाओ कि उसने ये कैसे किया। उन्मत्त जॉम्बी झुंड को छोड़ो मैक्स लेवल पर। रोआ और गलियारे के दूर के छोर से अनगिनत उत्परिवर्तित जॉम्बी फूट पड़े। वर गैटलिंग गन गरज उठी। राघव गोलियों और स्टील के तूफान की तरह भीड़ को चीरते हुए बंदूक चलाते हुए आगे बढ़ा। अध्याय 224 मौत का खेल। एक टैप टैप। राघव के कदमों की आवाज़ अंधेरे गलियारे में गूंज रही थी। वह आगे फैली रोशनी के पीछे पीछे कुछ देर तक चलता रहा, लेकिन रास्ता खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। कुछ तो गड़बड़ थी। ये वैसा नहीं था जैसी उसने उम्मीद की थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, फर्श पर पानी के धब्बे दिखाई देने लगे। जितना वह चलता, पानी उतना ही बढ़ता जाता। संगमरमर का फर्श धीरे धीरे सफ़ेद चीनी मिट्टी की टाइलों में बदल गया था। छपाक छपाक। उसके कदमों के साथ पानी की छपछपाहट की आवाज़ आने लगी। राघव ने अपने पैरों के नीचे की सफ़ेद टाइलों को देखा और उस डरावने एहसास को झटक नहीं सका कि उसने अभी अभी एक स्विमिंग पूल में कदम रखा है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उथला पानी टखनों से ऊपर उठकर उसके पैरों को पूरी तरह ढकने लगा। तभी सामने के गलियारे की दीवारें अचानक गायब हो गईं। वह रास्ते के अंत तक पहुंच गया था। राघव ने माथा सिकुड़ते हुए सामने के हिस्से को रोशन करने के लिए अपनी लाइट ऊपर उठाई। जो उसने देखा, उससे उसका चेहरा सख्त हो गया। उसके सामने एक विशाल बंद स्विमिंग पूल था, आसानी से 1000 वर्ग मीटर से बड़ा। चारों ओर की दीवारों पर बेदाग सफ़ेद टाइलें लगी थीं, जिससे वह जगह किसी ठंडे अस्पताल जैसी लग रही थी। कुछ ही मीटर आगे पानी के नीचे का फर्श अचानक गायब हो गया, जिसकी जगह एक स्टेनलेस स्टील की पूल सीढ़ी ने ले ली थी। उस सीढ़ी के परे कभी साफ दिखने वाला पानी अब काले रंग की डरावनी छाया में बदल चुका था। ये गहरा था, अकल्पनीय रूप से गहरा। उसकी रोशनी की चमक में एक पीले रंग की स्विमिंग रिंग काले पानी की सतह पर धीरे धीरे लहरों के साथ तैर रही थी। राघव ने आसपास का जायजा लिया। जहां वह खड़ा था, उसके अलावा बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। केवल ऊंची टाइल वाली दीवारें थीं जिन्होंने पूरी जगह को घेर रखा था। ठंडा पानी उसके टखनों से टकरा रहा था, जिसमें एक समझ न आने वाली शक्ति थी, मानो गहराई में छिपा कुछ उसे अंदर खींचने की कोशिश कर रहा हो। ये किस तरह का दुर्स्वप्न है? उसने प्रवेश करने से पहले गलियारे की जांच की थी। वहां कोई जटिल यांत्रिक संरचना नहीं थी। उसे कुछ मिलने की उम्मीद थी, फिर भी इतनी देर तक चलने के बाद उसे कुछ नहीं मिला। अब रास्ते के अंत में केवल यह विशाल अथाह पुल उसका इंतजार कर रहा था। ये सीधे नर्क के प्रवेश द्वार जैसा महसूस हो रहा था। अनुसंधान सुविधा निगरानी हॉल। निगरानी कक्ष के भीतर शोधकर्ताओं के चेहरे पर जटिल भाव थे। कुछ लोग सुरक्षा प्रमुख फैंग की ओर मुड़े, जो गंभीर मुद्रा में बैठे थे और उनकी आंखें सर्विलांस स्क्रीन पर जमी हुई थीं। चीफ फैंग, लक्ष्य ब्लैक पूल में प्रवेश कर चुका है। फैंग की निगाहें तेज हो गईं। बायोलॉजिकल स्पेसिमेन ब्लैक एबिस नंबर 1 को छोड़ो। पानी का इंजेक्शन शुरू करो। गलियारे में बाढ़ ला दो। क्या? शोधकर्ता स्तब्ध रह गए। यह क्या? इससे आदेश का पालन करें। आज हमें लक्ष्य से मूल्यवान डेटा प्राप्त करना ही होगा। उद्धरण चिन्ह ... समझ गया। शोधकर्ताओं ने तनाव के बावजूद उस क्रूर आदेश को लागू करना शुरू कर दिया। वापस पूल क्षेत्र में राघव ने गलियारे के किनारे पर एक धातु का सपोर्ट फ्रेम लगाया, जिससे पानी के एक बड़े हिस्से को रोशन किया जा सके। चांदी की पूल सीढ़ी की ओर सावधानी से बढ़ते हुए वह सतह के नीचे देखने के लिए आगे झुका। वूश! पानी के नीचे एक विशाल छायादार आकृति दिखाई दी, जो एक कुंडलित सांप की तरह हिल रही थी। इसका रूप बिल्कुल काला था, और जितनी जल्दी ये दिखा उतनी ही जल्दी गायब हो गया। इस अचानक हलचल ने राघव के डूबे हुए पैरों की ओर एक लहर भेजी, मानो उसे अंदर खींचने की कोशिश कर रही हो। लानत है! राघव स्वाभाविक रूप से पीछे हट गया। उसके कदमों की छपछपाहट उस डरावनी खामोशी में गूंज उठी। वहां अंदर कुछ था। राघव ने बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए चारों ओर देखा। कुछ सेकंड बाद उसने गौर किया, पूल से दर्जनों मीटर ऊपर ऊंची दीवार से एक छोटा सा डाइविंग प्लेटफॉर्म निकला हुआ था, जिसके पीछे एक काला दरवाजा था। तभी
उसकी लाइट पानी की सतह पर पड़ी तो उसने कुछ और देखा, पूल के नीचे डूबा हुआ एक रास्ता। या यूं कहें कि खंभे, संकीर्ण सफ़ेद टाइलों वाले स्तंभ जो मुश्किल से एक पैर रखने लायक चौड़े थे। वे 1-1 मीटर की दूरी पर थे और पूल के दूसरे छोर तक फैले हुए थे, जहां टाइल वाली दीवार से दीवार पर लगी सीढ़ियां निकली हुई थीं। अगर उसे बचना था तो उसे एक खंभे से दूसरे खंभे पर कदम रखना होगा, उस काले रसातल के ऊपर संतुलन बनाना होगा, दीवार तक पहुंचना होगा और ऊपर चढ़ना होगा। अपनी रोशनी के बिना वह एक अदृश्य रसातल में अंधे की तरह छलांग लगा रहा होता, जहां न जाने नीचे क्या छिपा था। और वे खंभे, वे काले पानी की गहराई तक जा रहे थे। ये कहना मुश्किल था कि उनके आसपास क्या तैर रहा था। इस नरक को किसने डिजाइन किया है? राघव की अंतरात्मा कांप उठी। तभी अचानक जो पानी उसके टखनों तक था, वह अब उसकी पिंडलियों तक आ गया था। जल स्तर बढ़ रहा था। अनुसंधान सुविधा, निगरानी हॉल। काला पानी अब लेवल 3 की गति से बढ़ रहा है। लेवल 5 की बार शुरू करने से पहले लक्ष्य के पास दीवार तक पहुंचने के लिए लगभग 3 मिनट हैं। जीवन संकेतों का अपडेट, लक्ष्य की हृदय गति 105 है, जो 110 के करीब पहुंच रही है। फैंग मुस्कुराया। अब तो वह पक्का डर गया होगा। 3 मिनट में पानी का स्तर ऐसा हो जाएगा कि खड़ा होना नामुमकिन होगा। उसे तैरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। फैंग को उम्मीद थी कि राघव पागलों की तरह एक खंभे से दूसरे खंभे पर कूदता हुआ दिखेगा, लेकिन राघव वहां नहीं था। फैंग का चेहरा काला पड़ गया। क्या हो रहा है? वह हिल क्यों नहीं रहा है? पानी बढ़ रहा है। कोई अंदाजा नहीं। हमारे पास गलियारे के अंदर कैमरे नहीं हैं। क्या वह पीछे हट गया? नहीं, उसके वाइटल्स अभी भी परीक्षण क्षेत्र के भीतर हैं। तभी एक शोधकर्ता ने झिझकते हुए सुझाव दिया, शायद वह बस पानी के बढ़ने और खुद के ऊपर तैरने का इंतजार कर रहा है। असंभव, फैंग चिल्लाया। तुम ब्लैक वाटर में 1 मिनट भी जीवित नहीं रह सकते। ब्लैक एबिस नंबर 1 उसे तुरंत निगल जाएगा। चीफ, 1 मिनट बचा है। गलियारा पूरी तरह से जलमग्न हो जाएगा। फैंग की मुट्ठियां भिंच गईं, लेकिन फिर भी राघव दिखाई नहीं दिया। रिपोर्ट, लक्ष्य के शरीर का तापमान गिर रहा है। हृदय गति अब 80 पर है। तभी एक शोधकर्ता अचानक चिल्लाया, वह बाहर आ गया। कहाँ? फैंग सहित सभी लोग गलियारे के निकास की ओर देखने लगे, लेकिन राघव वहां नहीं था। वह गलियारे के ऊपर है। फैंग ने दूसरी मॉनिटर स्क्रीन की ओर देखा और उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। रास्ते के शीर्ष पर एक गोलाकार छेद दिखाई दिया था। उस छेद से एक लिफ्ट प्लेटफॉर्म ऊपर उठ रहा था और उस पर खड़ा था राघव, शांत, भावहीन। वह डाइविंग प्लेटफॉर्म पर इतनी सहजता से उतरा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फैंग सन रह गया। जिस पलायन की उन्होंने उम्मीद की थी वह कभी हुआ ही नहीं। इसके बजाय ये लिफ्ट आखिर आई कहाँ से? चीफ, उसकी मैकेनिकल क्षमता हमारे पिछले किसी भी शोध से मेल नहीं खाती। राघव ने अभी अभी शून्य से एक पूरी कार्यात्मक लिफ्ट बना ली थी। अंतिम द्वार खोलना। राघव मुड़ा और उसने 2 विशाल तरल कक्षों को देखा। अंदर का पारदर्शी हरा तरल धीरे धीरे कम हो रहा था, मानो किसी चीज के लिए उल्टी गिनती चल रही हो। खतरे को भांपते हुए उसने तुरंत मैकेनिकल हॉट को सक्रिय किया और सामने के दरवाजे को स्कैन किया। वह एक दरवाजा ही था, लेकिन एक अत्यधिक जटिल मैकेनिकल लॉक सिस्टम। इसमें 12 जुड़े हुए मैकेनिकल लॉक थे, जिनमें से प्रत्येक 12 अलग अलग आंतरिक स्विचों से जुड़े थे। ये डिज़ाइन काम के लिए नहीं, बल्कि खोलने वाले को भ्रमित करने के लिए बनाया गया था। तुम चाहते हो कि मैं इन तालों को खोलूं? उल्टी गिनती, 3 मिनट शेष। निगरानी कक्ष में शोधकर्ता राघव को एकटक देख रहे थे। एस्केप डोर की प्रगति 0%। क्या उसने अभी तक एक भी लॉक नहीं खोला? उल्टी गिनती, 1 मिनट शेष। एस्केप डोर की प्रगति अभी भी 0% है। दिया का आगमन। काले कोट में लिपटी दिया एक चमकते चांदी के दरवाजे के सामने खड़ी थी। इसके पीछे वह कमरा था जहां राघव फंसा हुआ था। उल्टी गिनती, 10 सेकंड। अब इसे खोलना असंभव है, सुरक्षा प्रमुख फैंग ने कहा। कांच के कक्षों के अंदर से हरा तरल पूरी तरह निकल चुका था। विशाल समुद्री सितारे जैसे जीव ने अपने कांटों भरे शरीर को सिकोड़ा और एक अजीब चीख निकाली। सफेद मानवशास्त्रीय राक्षस ने धीरे से अपना सिर उठाया। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जैसे ही शून्य हुआ, धमाका। चांदी का दरवाजा राख में तब्दील हो गया। हवा में धूसर धूल का तूफान फैल गया। दिया ने चौंककर अपनी हथेली में राख का एक टुकड़ा पकड़ा, जो और भी महीन होकर गायब हो गया। धूल साफ हुई तो दरवाजे से एक साया उभरा। एक शांत लेकिन तीखी आवाज गूंजी, हम फिर मिले। दिया के गले पर एक ब्लेड टिका हुआ था। बिजली की उस धार ने उसके काले बालों की कुछ लंटें काट दीं।
क्लिक क्लिक क्लिक, पलक झपकते ही दर्जनों सशस्त्र कर्मियों ने अपनी राइफलें राघव पर तान दीं। लेकिन राघव का चेहरा बर्फ जैसा ठंडा था। अगर मैंने 1 मिनट में अपने साथियों को नहीं देखा तो तुम मरोगी। तभी वह विशाल लाल सिर वाला चेहरा फिर से प्रकट हुआ, उसकी डरावनी मुस्कान चौड़ी हो गई। शानदार, लगता है हमें आज रात के लिए अपना पहला चुनौती देने वाला मिल गया है। अब खेल शुरू करते हैं। अचानक सभी कमरों के विभाजन फिर से अंधेरे हो गए। 8 लोगों के सामने धातु की मेज पर 3 बटनों वाली एक छोटी स्क्रीन तैरने लगी। वे बटन थे आगे बाएं दाएं। एक सूचक लाइट ग्रे थी। इसका मतलब था कि यदि लाइट जलती है तो आपको संबंधित कमरे में हेमंत नामक विषय को निर्देश देने होंगे। आपके पास केवल 5 सेकंड होंगे। यदि आप सही निर्देश देते हैं तो हेमंत जीवित रहेगा। यदि आप गलत निर्देश देते हैं तो हेमंत मर जाएगा। अध्याय 225 मौत का खेल। राघव और कीकी के चेहरे गंभीर थे जब उन्होंने नीचे की ओर देखा। उनके नीचे एक गहरा काला शून्य था जहां रिम्पा का कमरा अब दिखाई नहीं दे रहा था। कमरे और आवाज दोनों को अलग थलग करने का मतलब था मानवीय स्वभाव की चरम परीक्षा लेना। इसका अर्थ ये था कि यदि रिम्पा मर भी जाती तो किसी को पता नहीं चलता कि उसका हत्यारा कौन है। बाकी बचे 7 कमरों में हर व्यक्ति अपने अपने विचारों में खोया था। इस क्षण मानव स्वभाव के काले पक्ष को अंतहीन रूप से उकसाया जा रहा था। राघव का चेहरा काला पड़ गया। इंसान का दिल अप्रत्याशित है और यह सबसे अधिक कष्टदायक क्षण था। जल्द ही सभी ने उस विशाल कमरे के बाईं ओर रिम्पा को प्रकट होते देखा। उसकी आकृति कमजोर थी और जिस युवा चमक को उसे होना चाहिए था उसकी जगह एक भूतिया नाजुक रूप ने ले ली थी। वहां खड़े होकर भी वह बेजान लग रही थी। चुनौती नंबर 8, यदि आप तैयार हैं तो मुझे बताएं, लाल सिर वाली आकृति की आवाज गूंजी। इस समय रिम्पा की आंखों पर काली पट्टी बांध दी गई थी। दूर से भी हर कोई देख सकता था कि उसका दुबला शरीर थोड़ा कांप रहा था। समय चाहे जो भी हो, मौत का सामना करते समय इंसान हमेशा जन्मजात डर का अनुभव करता है। उसने अपनी मुट्ठियों को कसकर भींच लिया था। एक लंबे ठहराव के बाद उसने धीरे से सिर हिलाया। मैं घोषणा करता हूँ, खेल शुरू होता है। लाल सिर वाली आकृति की तेज आवाज ने अंतरिक्ष के तापमान को 1 डिग्री और गिरा दिया। टपक, पहली लाइट जली और यह राघव के ठीक सामने वाला कमरा नंबर 7 था। अभिषेक नाम के युवक ने अपने सामने सूचक लाइट देखी तो घबराहट के कारण उसकी उंगलियां कांपने लगीं। उसने निर्णायक रूप से रिम्पा के आसपास की स्थिति देखी और फिर घबराते हुए स्क्रीन पर दिशा वाली कुंजी दबाई। रिम्पा ने निर्देश सुना और जल्दी से झुक गई, कूदने की तैयारी करने लगी। फिर उसने अपनी पूरी ताकत से छलांग लगाए। क्लैप, वह एक ठोस सतह पर उतरी। यह उसकी पहली छलांग थी और वह अभी भी इसकी आदी नहीं थी। स्थिर होने से पहले रिम्पा ने अपनी बाहों को थोड़ा झुलाया। वह मन ही मन गिनती करती रही, अपने ईयरपीस के निर्देशों को ध्यान से सुनती रही। बाएं, निर्देश सुनकर उसका बायां पैर अपनी एड़ी पर 90 डिग्री घुमा और उसके बाद दाहिना पैर, ताकि उसकी स्थिति में कोई गड़बड़ न हो। आगे, रिम्पा ने एक कदम आगे बढ़ाया। दाएं, उसने दाईं ओर एक और कदम उठाया। अलग अलग कमरों में बैठे 7 लोग अब रिम्पा को ध्यान से देख रहे थे। हर बार जब वह कूदती तो देखने वालों का दिल दहल जाता। क्लैंक टिल्डर क्लैंक टिल्डर क्लैंक टिल्डर। विशाल कमरे का यांत्रिक फर्श लगातार खुल और बंद हो रहा था, ऊपर नीचे हो रहा था, अपना आकार बदल रहा था। और वे 7 व्यक्ति निर्देशकों की तरह थे जो रिम्पा की हर चाल को नियंत्रित कर रहे थे। ऊपर कीकी ने राघव का हाथ और कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें नीचे कूदती लड़की पर टिकी थीं। राघव ने कीकी की ओर देखा और उसे एक अर्थपूर्ण संकेत दिया। कीकी राघव के इशारे को समझ गई और जवाब में सिर हिलाया। नीचे कूदने का खेल सुचारू रूप से चल रहा था और आश्चर्यजनक रूप से रिम्पा दाईं ओर के अंतिम छोर तक पहुंच गई। इस क्षण हर कोई देख सकता था कि केवल आखिरी कदम बाकी है। वहां उसे चुनौती पूरी करने के लिए बस आगे कूदना था। सबकी सांसें अटकी हुई थीं। अचानक राघव की आंखें तब सिकुड़ गईं जब उसने कुछ असामान्य देखा। मूल रूप से रिम्पा को आगे कूदना था, लेकिन इसके बजाय उसका दाहिना पैर घूमा और वह दाईं ओर मुड़ गई। राघव का दिल बैठ गया क्योंकि उसे महसूस हुआ कि कुछ गलत है। जैसे ही रिम्पा चुनौती पूरी करने वाली थी, वह उस दिशा में मुड़ गई जहां बाकी लोग थे। पूरे रास्ते सही निर्देशों का पालन करने के बाद रिम्पा का पीला चेहरा अब हल्का लाल हो गया था। मौत के डर के अलावा अनगिनत छलांगों ने उसकी शारीरिक शक्ति को खत्म कर दिया था। उसने धीरे से सांस छोड़ी, अपने होठों को कसकर भींच लिया और पहले की तरह अपने घुटनों को मोड़ा और पूरी ताकत से आगे कूद गई। वूश, एक पल में
कीकी आगे बढ़ी और उसने अपनी मानसिक शक्ति का एक प्रवाह छोड़ा। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसकी शक्ति रिम्पा को पकड़ने में सफल नहीं हुई। भीड़ ने अविश्वास के साथ देखा जब उसकी नाजुक आकृति उस रसातल में विलीन हो गई। राघव की आंखें सिकुड़ गईं। वह तुरंत खड़ा हो गया। कीकी का चेहरा पीला पड़ गया, उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी मानसिक शक्ति विफल हो गई। मैं आपको बताना भूल गई, ये सिर्फ एक प्रोजेक्शन है, वास्तविक दृश्य नहीं। शांति से बैठी दिया ने उन दोनों की ओर उदासीन भाव से देखा। राघव के चेहरे के भाव ठंडे हो गए। भले ही यह कयामत का समय था, फिर भी वह जीवित मनुष्यों को प्रयोगों के रूप में उपयोग करने के ऐसे तरीकों को स्वीकार नहीं कर सका। दिया की ओर देखते हुए राघव ठंडी आवाज में बोला, क्या यही वह तथाकथित प्रयोगात्मक परियोजना है जिसका आपने उल्लेख किया था? दिया की नज़र थोड़ी बदली। एक पल के सन्नाटे के बाद उसने उत्तर दिया, आपको जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। ये फुटेज अभी खत्म नहीं हुआ है। आपने जो देखा है वह शायद सच न हो। तुमने किसी की जान ले ली और यह खत्म नहीं हुआ। तुम आखिर करना क्या चाहती हो? कीकी की आवाज़ गुस्से से भरी थी और उसने अपनी मुट्ठियां कसली थीं। दिया चुप रही और कांच की खिड़की की ओर इशारा किया, जिससे दोनों को देखते रहने का संकेत मिला। क्लिक। गेम रूम में सभी दीवारें एक बार फिर पारदर्शी हो गईं। लानत है, ये किसने किया? कमरा नंबर 6 में अंजन तुरंत गुस्से में चिल्लाया। हे भगवान, वह वास्तव में गिर गई। वह सच में गिर गई। कमरा नंबर 3 की मिट्ठू बुरी तरह डरी हुई थी। ये खेल सचमुच लोगों की जान लेता है। ये किसने किया? कमरा नंबर 5 की कविता सबसे ज्यादा उत्तेजित थी। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और अचानक उसे एहसास हुआ कि कमरा नंबर 2 अभी भी अंधेरा है। ये नंबर 2 है। सबकी निगाहें उसकी ओर मुड़ गईं। उसी क्षण कमरा नंबर 2 का कांच का दरवाजा तेजी से पारदर्शी हो गया और अंदर झाओ कहीं नजर नहीं आ रहा था। लानत है, वह कमीना। धिक्कार है, ये कुत्ता अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। मैं इस पर थूकता हूँ। अंजन गुस्से में अपने दांत पीसने लगा। हत्यारा सामने आ चुका था। उस समय कुछ घबरा रहे थे, कुछ पछता रहे थे, कुछ डरे हुए थे और कुछ गाली दे रहे थे। सही रास्ता चुनने का मतलब था अपनी उत्तरजीविता का नियंत्रण छोड़ देना, जबकि एक गद्दार के रूप में व्यक्ति जीवित रह सकता था और बच सकता था। इस समय मानव स्वभाव की आदिम प्रवृत्तियां पूरी तरह से सक्रिय हो गई थीं। आप सभी को बधाई। उसी समय लाल सिर वाली आकृति फिर से दिखाई दी। भले ही एक युवा जीवन खो गया था, लेकिन उसका पहला शब्द बधाई था। खेल का पहला दौर विफल रहा। खेल को और अधिक रोमांचक बनाने के लिए अगले दौर का इनाम दोगुना होकर 20 लाख की सामग्री हो जाएगा। क्लैंक। डिस्प्ले केस की लाइटें फिर से जल गईं और अंदर सामान का ढेर दोगुना हो गया था। इतना सारा सामान एक ट्रेन का उपयोग करके ये कम से कम 2 मालगाड़ी के डिब्बों को भर देगा। इस समय सामान का पहाड़ देखकर सब चुप हो गए। उनकी निगाहें चुपचाप बदल गईं। न केवल वे जीवित रह सकते थे, बल्कि वे सामान भी प्राप्त कर सकते थे। ये सबको बता रहा था कि केवल स्वार्थ ही किसी को सबसे लंबे समय तक जीवित रहने की अनुमति देगा। बचे हुए 6 लोग अब एक भयानक सन्नाटे में खड़े थे। उनकी निगाहें मिलीं, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं था। खेल का दूसरा दौर पिछले वाले की तरह ही सभी के लिए 30 मिनट की मुफ्त चर्चा का समय होगा। अब मैं खेल के दूसरे दौर का परिचय देता हूं, जिसका नाम है विश्वास की तलवार। क्लैंग। विशाल कमरे का फर्श फिर से ऊपर उठा और भीड़ के सामने कमरे के बीच में 2 आयरन मेडेन दिखाई दिए। पारंपरिक आयरन मेडेन के विपरीत इन 2 मानव शास्त्रीय धातु के यातना उपकरणों के अंदर स्टील के नुकीले कांटे नहीं थे। वे भारी कवच के सूट जैसे दिखते थे, जिनके बाहर नुकीले कांटों के बजाय काले छेद थे और सिर का हिस्सा खुला था। पास में एक नकाबपोश काली पोशाक वाली आकृति खड़ी थी, जिसकी उपस्थिति ने रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। सबकी नज़र कमरे के दाहिने कोने की ओर गई, जहां वे ये देखकर डर गए कि खून का एक अनसूखा पोखर था। लेकिन लाश गायब थी। यह क्या बला है? उपकरण को देखकर सबके चेहरे पीले पड़ गए। मुझे इस मजेदार खेल का परिचय देने दें, लाल सिर वाली आकृति की आवाज गूंजी। इनमें से प्रत्येक कवच में 1 से 7 नंबर के साथ एक जैसे छेद हैं। काली पोशाक वाली आकृति के पास 9 तेज तलवारें हैं। 2 चुनौती देने वाले बारी बारी से अपने प्रतिद्वंद्वी के कवच के छेदों की संख्या चुनेंगे। हालांकि 14 छेदों में से 9 तलवारों के लिए अभेद्य हैं। इसलिए यदि किस्मत उनके साथ है तो दोनों चुनौती देने वाले खून की एक बूंद बहाए बिना जीत सकते हैं। यदि दोनों जीवित रहते हैं तो वे खेल जीत जाएंगे। यदि केवल एक व्यक्ति मरता है तो मिशन विफल हो जाएगा। जीवित बचे व्यक्ति को कोई पुरस्कार नहीं मिलेगा, लेकिन वह जाने के लिए स्वतंत्र होगा।
अंजन की निगाह ठंडी हो गई। मैं इस तरह के खेल में भाग नहीं ले रहा हूं कि कोई मुझे चाकू मार दे। उनके बीच बप्पा का चेहरा कांप रहा था। वह खुद को सांत्वना देने की कोशिश कर रहा था। अगर 9 तलवारें कंधों और जांघों पर मारी जाती हैं तो वे घातक नहीं होनी चाहिए। साथ ही अगर वे दोनों पहले ही चर्चा कर लें। लेकिन वह अपनी बात पूरी नहीं कर सका। कोई दूसरे पर भरोसा क्यों करेगा? मिट्ठू मुनि और ऋषि की ओर देखा। दोनों तुरंत एक दूसरे को समझ गए। अगर कोई ऐसा था जो अभी भी एक दूसरे पर भरोसा कर सकता था तो वे दोनों थे। जैसे ही उल्टी गिनती खत्म होने वाली थी, पसीने से तरबतर ऋषि ने हाथ उठाया। मैं भाग लूंगा। मैं भी भाग लूंगी। मिट्ठू ने भी अपना हाथ उठाया। क्लैंग। कमरा 1 और 3 के कांच के दरवाजे धीरे धीरे खुले। ऋषि और मिट्ठू घबराते हुए बाहर निकले। अब स्वतंत्र रूप से बात करते हुए उन्होंने एक दूसरे को डर के साथ देखा। डार्लिंग, हम जीतेंगे, ऋषि ने प्रोत्साहित किया। पतिदेव, मुझे डर लग रहा है। मिट्ठू की आवाज कांप रही थी। खेल शुरू हुआ। ऋषि ने मिट्ठू को पहले चुनने दिया। उसने घबराते हुए नंबर 6 चुना, उसका दाहिना पैर। क्लैंग। धातु धातु से टकराए। वह छेद नकली था। ऋषि सुरक्षित था। फिर मिट्ठू का व्यवहार बदल गया। उसे उसके बजाय अपनी सुरक्षा की चिंता होने लगी। रुको रुको, ऋषि को होश आया जब काली पोशाक वाले तलवारबाज ने हलचल की। ऋषि ने उसकी स्थिति 6 चुनी। वूश, तलवार मिट्ठू के पैर में जा लगी। वह दर्द से चिल्लाए। मैं उसकी तीसरी स्थिति चुनती हूँ। बिना इंतजार किए उसने उसके पेट पर वार किया। भरोसा टूट गया। जिस जोड़े ने एक दूसरे की रक्षा करने का वादा किया था, वे अब महत्वपूर्ण अंगों को निशाना बना रहे थे। ऋषि की स्थिति 3 नकली थी, लेकिन उसने तुरंत उसकी स्थिति 7 उसके दूसरे पैर को चुनकर बदला लिया। वूश, मिट्ठू को एक और चोट लगी। ऋषि, तुम कमीने, वह रोई। ऋषि ने गणित लगाने की कोशिश की। 6 तलवारें हो गई हैं, 3 नकली हैं, 3 असली। इसका मतलब है कि 6 नकली छेदों के साथ 8 स्थितियां बची हैं। लेकिन मिट्ठू तर्क से परे थी। मुझे परवाह नहीं है। चूंकि 3 तलवारें बची हैं, मुझे लगता है कि वे सभी तुम्हारे लिए होनी चाहिए, यही उचित है। राक्षसी विचार ने कब्जा कर लिया। मिट्ठू ने लाल सिर वाले की ओर देखा और पूछा, अगर कोई मर जाता है तो क्या बचे हुए छेदों का उपयोग तलवारें डालने के लिए किया जा सकता है? लाल सिर वाला हंसा। नियम यह नहीं कहते कि इसकी अनुमति नहीं है। इसलिए जीवित व्यक्ति मरे हुए में तलवारें डाल सकता है। ऋषि का चेहरा पीला पड़ गया। पत्नी, ऐसा मत करो, तुम हमारा वादा भूल गई हो। एक की मौत का मतलब है कि दूसरा जा सकता है। खेल ने उन दो लोगों के बीच के बंधन को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया था जो एक दूसरे को सबसे ज्यादा प्यार करते थे। अध्याय 226 पतन। राघव ने ऋषि की ओर देखा, जिसका सिर झुका हुआ था और उसके बिखरे हुए बाल उसके कभी सुंदर रहे चेहरे को छिपा रहे थे। उस क्षण ऐसा लगा मानो उसे किसी प्रकार की मुक्ति मिल गई हो। उसकी पुतलियां कमजोरी से फैल गईं क्योंकि उसने काली पोशाक वाले तलवारबाज को धीरे धीरे करीब आते देखा। वहां न गुस्सा था, न दुख, सिर्फ असीम निराशा थी। काली पोशाक वाले तलवारबाज ने 2 तलवारें निकाली, एक उसकी कमर नंबर 4 की ओर और दूसरी उसके सीने नंबर 5 की ओर। फिर एक अचानक झटके के साथ तलवारें आर पार कर दी गईं। पास खड़े कुछ दर्शक अब बेहद तनाव में थे, उनकी धड़कनें तेज थीं। जैसे जैसे वे दोनों आपस में लड़ रहे थे, बाकी लोग लगातार किनारे पर थे, ये जानते हुए कि उनका अपना अस्तित्व दोनों चुनौती देने वालों की मृत्यु पर निर्भर हो सकता है। अंजन का चेहरा राख जैसा सफ़ेद पड़ गया था और वह बातूनी आदमी बिल्कुल खामोश हो गया। डिंग पच, नंबर 5 की स्थिति नकली थी, लेकिन नंबर 4 पूरी तरह से आर पार हो गई। ऋषि हिंसक रूप से छटपटाया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी नाक और मुंह से खून बहने लगा, उसकी पीड़ा असहनीय थी। अद्भुत! ऋषि की तड़प देखकर मिट्ठू की आंखें खून जैसी लाल हो गईं और वह पागलों की तरह चिल्लाने लगी। अगर ऋषि मर गया तो इसका मतलब था कि वह बच जाएगी। आखिरी तलवार उसे नहीं लगेगी। वह मर गया, वह मर गया। मैं जीत गई, मैं जा सकती हूँ। मिट्ठू आंसुओं के बीच खुशी मना रही थी। जीतने और जीवित रहने का उत्साह उसके रोम रोम में फैल गया था। एक पल के लिए उसे लगा कि वह पूरी तरह आज़ाद हो गई है। लेकिन उसी समय उसका कवच नहीं खुला। लाल सिर वाली आकृति धीरे से उसकी ओर मुड़ी, उसके चेहरे पर एक विकृत मुस्कान थी। ओह, इतनी जल्दी में मत रहिए सुश्री मिट्ठू। मुझे लगता है कि आपका जश्न समय से पहले है। अब उस प्यार को परखने का समय है जिसे आप लंबे समय से संजोए हुए हैं, है ना? उस हेडमेकर ने अर्थपूर्ण ढंग से कहा। क्या? मिट्ठू का शरीर कांप उठा जब उसने अपना सिर घुमाया और पाया ऋषि।
अभी भी जीवित था। चुनौती देने वाला अभी मरा नहीं है, इसलिए खेल जारी है। लाल सिर वाली आकृति की आवाज़ मिट्ठू के कानों में मौत की घंटी की तरह गूंजी। अब चुनने की आपकी बारी है। ऋषि के सामने खड़े काली पोशाक वाले तलवारबाज की ठंडी आवाज़ आई। मिट्ठू की पुतलियां फैल गईं। उसे अचानक एहसास हुआ कि दिल के फटने पर भी इंसान तुरंत नहीं मरता, और ऋषि को तो सिर्फ कमर में तलवार लगी थी। जब तक उसकी सांसें चल रही थीं, वह तब तक चुनाव कर सकता था, है ना? अगर उन दोनों ने शुरू से ही सहयोग किया होता तो भले ही ऋषि मर जाता, वह खुद को कुर्बान कर देता और मिट्ठू को बचाने के लिए बाकी सभी तलवारें खुद पर ले लेता। अभिषेक, जो अब तक चुप था, गंभीर स्वर में बोला। कविता और अंजन ने उसकी ओर देखा। बाकी बचे समूह के बीच का माहौल बेहद दुखद था। अभिषेक की बातें थोड़ी मासूम थीं, लेकिन अगर हेडमेकर ने यह खुलासा कर दिया था कि तलवारें लाश में भी घोंपी जा सकती हैं, तो अधिकांश लोगों की पहली प्रवृत्ति दूसरे को मारने की होगी, खुद को कुर्बान करने की नहीं। राघव ने ऋषि और मिट्ठू को देखा, उसके होंठों से एक गहरी आह निकली। पहली बार जब ऋषि ने उसके लिए तलवार झेली थी, शायद जो आदमी वास्तव में प्यार करता है वह उसके लिए इस हद तक जा सकता था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। कमरे में इस बात का एहसास होते ही मिट्ठू अचानक ऋषि पर पागलों की तरह चिल्लाने लगी। पतिदेव, पतिदेव, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, बहुत दर्द हो रहा है। मुझे माफ़ कर दो, हम अभी भी जीत सकते हैं। तुम मेरा कंधा चुनो, हम बच जाएंगे। ऋषि के मुंह से खून लगातार गिर रहा था। उसके चेहरे से घोर निराशा झलक रही थी। मैं चुनता हूँ। औरत, स्थिति नंबर 5। उसकी फटी हुई आवाज़ किसी टूटे हुए पंखे की तरह लग रही थी। मिट्ठू की पुतलियां धीरे धीरे फैल गईं जब ठंडी तलवार उसके सीने के आर पार हो गई। नंबर 5 की स्थिति असली थी। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उसकी आंखें आतंक से भरी थीं, जब तक कि उसकी पुतलियां धीरे धीरे धुंधली नहीं हो गईं। खेल खत्म हुआ। उनके सामने की कांच की दीवार अचानक काली हो गई। दया धीरे से खड़ी हुई, उसकी निगाहें राघव और कीकी की ओर मुड़ गईं। तो आप क्या सोचते हैं? क्या ये प्रयोग दिलचस्प नहीं है? राघव ने उत्तेजित कीकी को अपनी बाहों में पकड़ते हुए दया को घूरा। बकवास, तुम कहना क्या चाहती हो? दया ने एक गहरी सांस ली। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमने इस प्रयोग को डार्क नाइट एवोल्यूशन के सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए डिज़ाइन किया था। जब कोई व्यक्ति मृत्यु के कगार पर होता है तो उसकी मानसिक शक्ति एक ब्रेकिंग पॉइंट तक पहुंच जाती है। मानव शरीर डार्क एनर्जी के साथ विलीन होने लगता है, जिससे आनुवांशिक विकास होता है। राघव की भ्रिकुटी तन गई। तो मानवता को विकसित करने का तुम्हारा यही तरीका है? योग्यतम की उत्तरजीविता द्वारा? तकनीकी रूप से हाँ, दया ने उत्तर दिया। बचावकर्मी, अलगाववादी, साहसी। समाज बिखरा हुआ है। वास्तव में उन्नत सभ्यता को भावनाओं की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरे खेल को ही ले लीजिए। क्या आपको लगता है कि सभ्यता के जीवित रहने के लिए प्यार का कोई लाभ है? हमारा लक्ष्य डार्क टाइड की प्रगति को बनाए रखना है। सभी उत्तरजीविता विचारधाराओं का परीक्षण किया जाएगा। कांच की दीवार अचानक चमकने लगी, जिससे बाहर एक विशाल अनुसंधान संस्थान दिखाई दिया। हजारों शोधकर्ता, युद्ध उपकरण और आनुवांशिक अनुसंधान उपकरण। श्रीमान राघव, आप ही इस नई दुनिया के निर्माता बनने के योग्य हैं। आप इस नई सभ्यता को गौरवशाली विकास की ओर ले जाएंगे। क्षमा करना, राघव ने सीधा जवाब दिया। मुझे नई दुनिया बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं बस एक साधारण इंसान हूँ। वैसे, क्या तुम्हारे पास ताजी ब्रेड पाव रोटी है? मुझे खाए हुए बहुत समय हो गया है। कीकी ने आश्चर्य से ऊपर देखा। ब्रेड के जिक्र पर दिया का चेहरा थोड़ा बदल गया। एक संक्षिप्त सन्नाटे के बाद वह धीमी मुस्कान के साथ एक तरफ हट गई। राघव ने कीकी का हाथ पकड़ा और दरवाजे की ओर चल दिया। आधे रास्ते में वह रुका, दिया द्वारा दिया गया बिजनेस कार्ड निकाला और उसे लापरवाही से फर्श पर फेंक दिया। दरवाजे पर 2 सशस्त्र कर्मियों ने उनका रास्ता रोका। उन्हें जाने दो, दिया ने आदेश दिया। जब वे अपनी मोटरसाइकिल पर बाहर निकले तो राघव ने कीकी का पीला चेहरा देखा। इसे दिल पर मत लो, उसने कहा। राघव, कीकी ने उसकी कमर पकड़ते हुए फुसफुसाया। अगर भविष्य में मैं तुम्हारे लिए तलवार झेल लूं तो क्या तुम मेरे लिए दुखी होगे? नहीं, राघव ने दृढ़ता से उत्तर दिया। मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा कवच बनाऊंगा जो चाकू और तलवारों के लिए अभेद्य होगा। कोई भी तलवार उसे पार नहीं कर पाएगी। कीकी अपनी आंखें घुमाए बिना नहीं रह सकी और हंस पड़ी। ठीक है, चलो वापस चलते हैं और देखते हैं कि राजिता और बाकियों को आज क्या मिला। हेंगशान दर्रा रेलवे स्टेशन, इन्फिनिटी लाइन। पूनम यात्रा कार्यक्रम पकड़े हुए कंपार्टमेंट 7 में मधुमिता के साथ सामान की जांच कर रही थी। मीट के डिब्बे और फलों के डिब्बे अलग अलग रखे जाने चाहिए।
अपू, ताओ ताओ, कांच के जार वाले भोजन को बीच की अलमारियों में रखें और कुछ पैडिंग लगा दें। पूनम बहुत बारीकी से काम कर रही थी। मधुमिता, लाइनों के बारे में कोई खबर? मधुमिता ने अपना टर्मिनल चेक किया। अभी तक नहीं, अभी तो शुरुआत है। वे शायद लौटने के लिए आखिरी समय तक इंतजार करेंगे। पूनम ने खिड़की से बाहर डूबते सूरज की ओर देखा। मुझे उम्मीद है कि उन्हें आज अच्छे परिणाम मिलेंगे। बिल्कुल टिल्डर, मधुमिता मुस्कुराई। अभी तो दिन का उजाला है। हेंगशान दर्रे पर इतने लोग जा चुके हैं, मुझे यकीन है कि उन्हें कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। अध्याय 227, निशांत मार्क। अब से दिन के उजाले में ही शौचालय और स्नान का उपयोग करना सबसे अच्छा है, पूनम ने कहा। हमें इस विचार का अभ्यस्त होना होगा कि अब दिन और रात के बीच कोई वास्तविक अंतर नहीं रह गया है। रात का समय अधिक खतरनाक है। पिछले अनुभवों के आधार पर दिन में आराम करना वास्तव में अधिक सुरक्षित है। लेकिन दिन में हमें यात्रा करने और रसद खोजने की आवश्यकता होती है, नीतू ने सिर हिलाया। तुम सही कह रही हो। शायद हम शिफ्टों में काम करेंगे, बस ये सुनिश्चित करें कि रात में ऐसा कुछ न करें। आपात स्थिति में हमें तुरंत प्रतिक्रिया देने में सक्षम होना चाहिए। धप धप धप। तभी सामने वाले डिब्बे से एक महिला टीम सदस्य तेजी से दौड़ती हुई आई। वह उन लोगों में से एक थी जिन्हें पूनम ने विशेष रूप से ट्रेन के अगले हिस्से की निगरानी के लिए तैनात किया था। पूनम दीदी, आपको ये देखना होगा। पता नहीं कब, लेकिन प्लेटफॉर्म पर अचानक एक कंटेनर दिखाई दिया है। एक कंटेनर। पूनम और नीतू दोनों के चेहरे के भाव एक साथ बदल गए। वे तुरंत अपना काम छोड़कर अगले डिब्बे की ओर दौड़ीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ीं, उन्होंने दूर प्लेटफॉर्म पर एक बड़ा काला कंटेनर देखा। सेंट्री सिस्टम को इसका पता लगा लेना चाहिए था, पूनम ने माथा सिकोड़ते हुए कहा। शायद ये पता लगाने के लिए बहुत दूर है, लेकिन इतनी बड़ी वस्तु के आने पर बिल्कुल भी आवाज कैसे नहीं हुई। समूह ने कंटेनर का निरीक्षण करना जारी रखा। एक नियमित शिपिंग कंटेनर के विपरीत, ये किसी प्रयोगशाला या इसी तरह की सुविधा का मॉड्यूल लग रहा था। इसमें एक इलेक्ट्रिक कंट्रोल दरवाजा था और उस पर फीनिक्स सोसाइटी का प्रतीक चिन्ह बना था। फीनिक्स सोसाइटी। पूनम ने स्वाभाविक रूप से फीनिक्स सोसाइटी के प्रतीक को पहचान लिया। आखिर उन्होंने असेंडेंट एलिवेटर की घटना के दौरान रसिका के वैज्ञानिक अधिकारी पर भी यही चिन्ह देखा था। क्या सेंट्री सिस्टम ने यह नहीं पकड़ा कि इसे वहां किसने रखा? नीतू ने अपने मोबाइल टर्मिनल की जांच करते हुए पूछा। अगले डिब्बे के ऑब्जर्वेशन सिस्टम और रडार ने कुछ भी नहीं पकड़ा। यह अजीब है, मुझे लगा कि शायद ये सेंट्री सिस्टम के देखने के कोण की समस्या थी, नीतू ने उत्तर दिया। पूनम की नज़रें काले कंटेनर पर टिकी रहीं। एक महिला के रूप में उसकी छठी इंद्री कह रही थी कि कुछ गड़बड़ है। इस समय स्टेशन पर मौजूद अन्य उत्तरजीवी टीमों ने भी अचानक दिखाई दिए कंटेनर पर ध्यान दिया। उनमें से कुछ ने नज़र डाली और यहाँ तक कि नाइटचाम ट्रेन के कुछ लोगों का ध्यान भी उसकी ओर खींच गया। पूनम ने तुरंत अपना कम्युनिकेटर उठाया, लेकिन तीनों चैनल संपर्क स्थापित करने में असमर्थ रहे। टीम जल्द ही लौटने वाली थी और वह राघव को जल्द से जल्द सूचित करना चाहती थी। क्या हमें नीचे जाकर जांच करनी चाहिए? नीतू ने पूछा। नहीं, डिफेंस सिस्टम को सक्रिय करो और सभी से कहो कि अपने हथियार उठा लें और अलर्ट पर रहें, पूनम ने निर्णायक रूप से कहा। हमें हर समय सतर्क रहने की जरूरत है। अगर वे हमारे समूह के नहीं हैं, तो हम बिल्कुल भी दरवाजा नहीं खोलेंगे। ये वह बात है जो राघव ने मुझे ट्रेन में चढ़ने के पहले दिन सिखाई थी। बैंग। तभी काले कंटेनर से अचानक एक धात्विक आवाज आई। फिर कंटेनर की दीवारें चारों दिशाओं में गिर गईं और पूनम तथा अन्य लोग सदमे में जम गए। वे ये देखकर डर गए कि कंटेनर के अंदर एक महिला थी। वह महिला बदहाल थी, उसके हाथ और पैर विशेष यांत्रिक बेड़ियों से जकड़े हुए थे। उसके मुंह में बोलने से रोकने के लिए एक उपकरण लगा था। उसने एक पतली लाल इवनिंग गाउन के अलावा कुछ नहीं पहना था, पैर नंगे थे और जूते नहीं थे। उसके बाल बिखरे हुए थे और शरीर गंदा था। उसकी हालत के बावजूद समूह ने उसे तुरंत पहचान लिया। क्या ये वह नहीं है? नीतू ने महिला को पहचानते हुए चिल्लाकर कहा। आइलीन, क्या वह हॉलीवुड स्टार नहीं है? चूंकि वह महिला कभी काफी प्रसिद्ध थी, जो अपने आकर्षक शरीर और सुंदर चेहरे के लिए जानी जाती थी, जो अब आंसुओं से भीगा हुआ था। वह डरी हुई लग रही थी और ट्रेन की ओर देखते हुए आज़ाद होने के लिए संघर्ष कर रही थी। इस दृश्य ने अन्य उत्तरजीवी टीमों के बीच तुरंत हलचल पैदा कर दी, जो पहले से ही हाई अलर्ट पर थे। नाइटचाम ट्रेन का नेता अम्मान अपनी महिला अधीनस्थों के पीछे से देख रहा था और खिड़की से बाहर झांकने लगा। अरे बाप रे, आइलीन, वह यहाँ क्या कर रही है? क्या ये कोई जाल है? चलो बस देखते हैं कि क्या होता है।
अम्मान मूर्ख नहीं था और उस समय सबका ध्यान इन्फिनिटी लाइन ट्रेन की ओर मुड़ गया था। पूनम दीदी, ये निश्चित रूप से एक जाल है, नीतू ने कहा। उसकी प्रवृत्ति कह रही थी कि कुछ गलत है। पूनम ने अपना हाथ उठाया और सभी को शांत रहने का संकेत दिया। उसने बेड़ियों में जकड़ी महिला का अध्ययन किया और सोच समझकर कहा, चाहे वह कोई भी हो, हम किसी भी निर्णय लेने से पहले बाकी टीमों के वापस आने का इंतजार करेंगे। पूनम को अच्छी तरह पता था कि ट्रेन में जो लोग पीछे रह गए थे, वे युद्ध में विशेष रूप से मजबूत नहीं थे और उनके पास कोई विशेष क्षमता नहीं थी। नीतू को छोड़कर, जो अपने हाथों के काम में माहिर थी, बाकी सब निहत्थे थे। राघव ने उन्हें ट्रेन के साथ रहने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि इन्फिनिटी लाइन खुद ही उनकी सबसे मजबूत रक्षा और आक्रमण का साधन थी। जब तक वे मूर्खतापूर्ण निर्णय नहीं लेंगे, वे किसी भी खतरे से निपटने में सक्षम होंगे। ठीक है, देखते हैं उस महिला के साथ क्या होता है। तभी अचानक एक जोरदार आवाज के साथ आइलीन के चेहरे और पैरों की बेड़ियां खुल गईं। बेड़ियां जमीन पर गिर गईं। आइलीन ने आज़ाद होते ही जल्दी से अपना मुंह खोला और पास ही ट्रेन देखी। जब उसने अंदर लोगों को देखा तो वह घबरा गई और चिल्लाई, मेरी मदद करो, कृपया मेरी मदद करो। वह बोल सकती है। ऐसा लगता है कि वह कोई फर्जी इंसान नहीं है। रेन टाउन की घटना के बाद पूनम ने अधिक सतर्क रहना सीख लिया था। उसने एक ब्रॉडकास्ट डिवाइस उठाए और आइलीन की ओर देखते हुए नरमी से कहा, तुम कौन हो? तुम यहाँ क्यों हो? मैं आइलीन हूँ। आपने मेरे बारे में सुना होगा, आइलीन ने उन्मत्त निगाहों से कहा और जल्दी से जोड़ा, यदि आप फीनिक्स सोसाइटी या फेडरेशन से संपर्क कर सकते हैं तो मेरा परिवार आपको भारी इनाम देगा। तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हें किसने बंद किया? पूनम ने फिर पूछा। मुझे नहीं पता। आइलीन ने अपना सिर हिलाया और अपने बगल के कंटेनर की ओर देखा। जब मैं सोकर उठी तो मैं इस कंटेनर में बंद थी। ठीक है, मुझे खेद है, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, पूनम ने ठंडेपन से उत्तर दिया और सीधे मना कर दिया। आइलीन का अचानक प्रकट होना बहुत संदिग्ध था और उसे ये भी नहीं पता था कि वह यहाँ कैसे पहुंची। पूनम उस पर संदेह किए बिना नहीं रह सकी। ये सुनकर आइलीन घबरा गई। उसने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन इतने समय तक बंद रहने के बाद वह ऐसा नहीं कर पाए। वह ट्रेन की ओर रेंगने लगी और भीख मांगने लगी, कृपया, मैं सच में नहीं जानती कि मुझे किसने बंद किया। मैं कोई बुरी इंसान नहीं हूँ। वह करीब आ रही है। नीतू ने इसे देखा, उसका चेहरा अब सतर्क था। तभी रिया, जो तीसरे डिब्बे में काम कर रही थी, ने अचानक देखा कि उसके पास रखा काला गुलदाउदी धीरे धीरे लाल आभा छोड़ने लगा है। क्या हो रहा है, ये समझते ही वह तुरंत उठी और ट्रेन के अगले हिस्से की ओर दौड़ी। जब उसने देखा कि पूनम और अन्य लोग कॉकपिट में थे तो उसने घबराहट में पूछा, क्या वे वापस आ गए? नहीं। क्या हुआ? पूनम ने उत्तर दिया, डार्क मार्क बढ़ रहा है। जिस पर निशान है वह हमारे करीब आ रहा है। रिया ने जोर से कहा। क्या? ये सुनकर पूनम और नीतू के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए और स्वाभाविक रूप से उन्होंने बाहर देखा। रिया ने पहले ही उस महिला को देखा था जो उनकी ओर रेंग रही थी। उस महिला को और करीब मत आने दो, उस पर डार्क मार्क है। रिया ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। ये सुनते ही पूनम जल्दी से चिल्लाई, खिड़कियां बंद करो। वूश! एक पल में इन्फिनिटी लाइन के अंदर का माहौल तनावपूर्ण हो गया और हर कोई हाई अलर्ट पर चला गया। बस टिल्ड। तभी एक मोटरसाइकिल के इंजन की आवाज़ सुनाई दी और पूनम ने स्टेशन के प्रवेश द्वार की ओर देखा। निश्चित रूप से उसने राघव और कीकी को आते देखा। उसका चेहरा बदल गया और उसने तुरंत कम्युनिकेटर दबाया और राघव से तत्काल कहा, राघव, सावधान रहो। हमारी ट्रेन के बाहर एक महिला है जिस पर डार्क मार्क है। ये सुनकर राघव ने तुरंत ब्रेक लगाया और उसने तथा कीकी दोनों ने सिर घुमाकर देखा। वास्तव में उन्होंने एक महिला को जमीन पर इन्फिनिटी लाइन की ओर रेंगते हुए देखा। चलाओ, रिवर्स लो, उसे गाड़ी को छूने मत देना, राघव ने आदेश दिया। इस समय राघव पूरी तरह से दंग था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि दूसरी बार डार्क मार्क की विशेषताएं इस तरह से दिखाई देंगी। यहाँ डार्क मार्क वाली महिला क्यों थी? राघव की बात सुनकर पूनम ने तुरंत इन्फिनिटी ट्रेन स्टार्ट की और महिला से बचने की कोशिश में प्लेटफॉर्म के अगले हिस्से की ओर बढ़ गई। इस बीच राघव ने पटरियों के नीचे से रास्ता काटते हुए अपनी मोटरसाइकिल को इन्फिनिटी ट्रेन की ओर बढ़ाया। आइलीन नाम की महिला ट्रेन को चलता देख घबरा गई। भ्रमित होकर वह जल्दी से मुड़ी और प्लेटफॉर्म पर अन्य उत्तरजीवियों के समूहों की ओर देखने लगी। घबराहट में वह जमीन से उठते हुए कांपी और लड़खड़ाते हुए हरी ट्रेन नाइट चांप की ओर बढ़ी, बार बार विनती करने लगी, मुझे बचाओ, कृपया मुझे बचाओ। इस बीच इन्फिनिटी ट्रेन कुछ दूर चली गई थी और जब वे महिला से काफ़ी दूर हो गए तो वह फिर से रुक गई।
राघव अपनी मोटरसाइकिल चलाकर ट्रेन पर चढ़ा और कॉकपिट में गया। उसने लाउडस्पीकर का उपयोग करके प्लेटफॉर्म पर मौजूद उत्तरजीवियों को पुकारा। सब लोग उस महिला से दूर रहें। वह एक विषम इकाई द्वारा चिन्हित है। अगर रात हुई तो यह एक बड़ी समस्या पैदा करेगी। ये सुनकर प्लेटफॉर्म पर मौजूद अन्य उत्तरजीवी टीमों के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। चिन्हित, वह क्या होता है? क्या ये सच है? मैं इस पर विश्वास करना बेहतर समझूंगा। शायद हमें बस यहाँ से निकल जाना चाहिए। वह अकेली है। वह यहाँ कोई विषमता कैसे ला सकती है? क्या ये कोई चाल हो सकती है? नाइट चार्म ट्रेन पर इन शब्दों को सुनकर लोग तुरंत बहस करने लगे। बिल्कुल नहीं, वह आइलीन है। वह कोई बुरी इंसान नहीं लगती। बॉस, क्या आपको लगता है कि इन्फिनिटी ट्रेन वालों के पास कोई छिपी हुई योजना है? हाँ, वे अभी तक गए भी नहीं हैं। अम्मान ने खिड़की के माध्यम से करीब आती महिला को ध्यान से देखा और संदिग्ध होकर पूछा, रुको एक मिनट, क्या उस बॉक्स पर फीनिक्स एसोसिएशन का प्रतीक नहीं था? फीनिक्स एसोसिएशन ऐसा कुछ क्यों करेगा? मुझे लगता है कि यह एक चाल है। शायद वे चाहते हैं कि हम चले जाएं ताकि वे स्टेशन पर रह सकें, एक चतुर अधीनस्थ ने कहा। ये सुनकर अम्मान की आंखें चमक उठीं। ये समझ में आता है। भेड़ चाल की मानसिकता। उसने दूर खड़ी काली ट्रेन इन्फिनिटी की ओर देखा, उसकी आंखें ठंडी थीं। लानत है, उनकी सच में एक योजना है। तो इस महिला का क्या चक्कर है? कौन जानता है? वह बहुत सौम्य दिखती है और उसके पास कोई हथियार नहीं है। वह क्या खतरा हो सकती है? बचाओ मुझे टिल्डा। आइलीन लड़खड़ाते हुए नाइट चार्म ट्रेन की ओर बढ़ी और धप से जमीन पर गिर गई। उसने ऊपर देखा, उसका चेहरा निराशा से भरा था, और अम्मान की ओर देखा। कृपया मेरी मदद करें। मेरा परिवार आपको बहुत सारा सामान देगा। ये देखकर नाइट चार्म ट्रेन की कई महिला टीम सदस्यों ने तुरंत सहानुभूति दिखाई और आपस में कानाफूसी करने लगीं। शायद हमें पहले उसकी मदद करनी चाहिए। हाँ, वह बहुत दयनीय दिखती है। इन्फिनिटी ट्रेन के लोगों में कोई ज़मीर नहीं है। वे खुद मदद नहीं करना चाहते और दूसरों को भी रोक रहे हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि उनकी ट्रेन में इतने कम लोग हैं। इतनी बड़ी ट्रेन और फिर भी इतने कम लोग। वे सच में पत्थर दिल हैं। इन्फिनिटी ट्रेन में राघव ने देखा कि अन्य टीमों के कई लोग टस से मज नहीं हुए। उसने अपनी भरीकुटी सिकुड़ी और घोषणा की आवाज़ बढ़ा दी, उस महिला के साथ मत जुड़ो। वह बड़ी संख्या में विषम संस्थाओं को आकर्षित करेगी। क्या तुम मुझे सुन सकते हो? किसी ने जवाब नहीं दिया। उस समय इन्फिनिटी ट्रेन की ओर अजीब निगाहें डाली गईं, विशेष रूप से नाइट चार्म ट्रेन की महिला सदस्यों की ओर से, जिन्होंने गुस्से में चिल्लाना शुरू कर दिया। पाखंडी, तुम एक महिला को भी नहीं बचा सकते। तुम किस तरह के मर्द हो? तुम्हारे पास इतने सारे हथियार हैं, क्या तुम विषम संस्थाओं से डरते हो? बिल्कुल। क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि वह कितनी दयनीय है? तुम कितने निर्दयी हो? वह आइलीन है, पता है न? क्या तुम हमें यहाँ से भगाकर अपनी टीम के साथ सुरक्षित रहने की योजना बना रहे हो? तुम कितने चालबाज हो? ओह, ये गपशप करने वाली मुर्गियाँ। की यह सुनते ही भड़क गई। अपनी आस्तीनें चढ़ाते हुए वह बाहर जाकर उनसे भिड़ने के लिए तैयार थी, लेकिन राघव ने उसका पैर पकड़ लिया और उसे वापस खींच लिया। आउच, मजाक बंद करो, राघव ने कहा, उसका चेहरा सख्त था। राघव, तुम क्या सोचते हो? पूनम ने चिंता से पूछा। राघव ने रिया की ओर देखा। डायरेक्टर रिया, किसी व्यक्ति पर इतना मजबूत डार्क मार्क क्यों होगा? रिया ने अपना चश्मा ठीक किया। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है और हम नहीं जानते कि यह निशान कैसे स्थानांतरित हो सकता है। लेकिन मैं उस महिला के साथ बातचीत करने या उसे ट्रेन में चढ़ने देने के खिलाफ कड़ी सलाह देती हूँ। उस पर निशान की तीव्रता उस निशान से भी अधिक मजबूत है जिसका हमने यूजेन में सामना किया था। मुझे डर है कि आज रात यहाँ एक बड़ी आपदा आएगी। कितना भयानक है। राघव, क्या तुम्हें लगता है कि कोई हमें जहर देने के लिए डार्क मार्क का उपयोग कर रहा है? नीतू ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। वह जहर के बारे में सोचने वाली पहली व्यक्ति थी। जहर देना, ये सुनकर राघव का माथा ठनक गया। नीतू की बातों ने उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। उसने इस बात पर विचार नहीं किया था कि डार्क मार्क का उपयोग इस तरह से किया जा सकता है। अगर यह सच था तो इसका मतलब था कि इसके पीछे कोई ऐसा व्यक्ति है जो डार्क मार्क के पीछे के सिद्धांत को समझता है और यहाँ तक कि इसे जहर देने के लिए उपयोग कर सकता है। वे न केवल जानते थे, बल्कि वे इस विशेषता का उपयोग किसी को चारे के रूप में चिन्हित करने के लिए करने में सक्षम थे। ये पूरी तरह से पागलपन भरा लग रहा था। कौन सा संगठन ऐसा काम करेगा? पूनम टीचर, राघव ने पूनम की ओर देखते हुए कहा, क्या हम उस महिला से निपटने के लिए दूर से बंदूकों का उपयोग कर सकते हैं? रिया ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। तुम डार्क मार्क को हटाने के लिए उस तरीके का उपयोग करना चाहते हो?
राघव ने जवाब दिया, क्या ये संभव नहीं है? रिया ने सिर हिलाया, मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकती। आमतौर पर यदि शिकार मर जाता है तो शिकारी रुक जाता है, लेकिन अगर निशान सिर्फ गंध या ऊर्जा है तो जब तक शरीर रहेगा हम शायद इससे बच नहीं पाएंगे। राघव का माथा फिर सिकुड़ गया। अगर ऐसा था तो इससे छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं था। उसने समय देखा, रात होने ही वाली थी। क्या ये वास्तव में फीनिक्स एसोसिएशन है? पूनम का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने शुरू में सोचा था कि वे इस विशेषता की खोज करने वाले पहले व्यक्ति थे और उन्होंने फीनिक्स एसोसिएशन को इसकी रिपोर्ट करने की योजना बनाई थी। हालांकि अब हालात पूरी तरह बदल चुके थे। राघव ने सिर हिलाया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा संगठन है। अब जो मायने रखता है वह ये है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। फिर वह कीकी की ओर मुड़ा। जल्दी करो, ड्रोन का उपयोग करके देखो कि राजिता और सुमी वापस आए हैं या नहीं। अपनी घड़ी देखते हुए राघव ने नोट किया कि शाम के 6:05 बज रहे थे और रात होने में 40 मिनट से थोड़ा अधिक समय बचा था। राजिता और अन्य लोगों को अब तक वापस आ जाना चाहिए था। स्टेशन पर मौजूद लोगों का क्या होगा? नीतू ने पूछा। हम उन्हें समझा नहीं सकते। मैं गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला चुका हूं, लेकिन कोई फायदा नहीं। चूंकि हम उन्हें मना नहीं सकते, इसलिए अब मुझे परवाह नहीं है। अभी मेरा ध्यान केवल अपनी टीम के लोगों पर है। आप उनकी मदद नहीं कर सकते जो सुनना ही नहीं चाहते। वे पूर्वी और उत्तरी लाइनों पर हैं। क्या हमें किसी को उन्हें देखने के लिए भेजना चाहिए? पूनम ने सुझाव दिया। अगर हम अभी यहाँ से निकलते हैं तो वे हमें नहीं ढूंढ पाएंगे। मुझे डर है कि वे समय पर वापस नहीं आ पाएंगे। अगर हम उन्हें चेतावनी नहीं देते हैं और वे उस महिला के संपर्क में आते हैं तो यह और भी बुरा होगा। राघव ने सिर हिलाया, तुम सही कह रही हो। चलो 5 मिनट और इंतजार करते हैं। अगर वे तब तक वापस नहीं आते तो मैं कीकी के साथ उन्हें देखने जाऊंगा। जब गतिशीलता की बात आती है तो अभी कीकी की उड़ने की क्षमता और राघव के पावर्ड आर्मर का संयोजन सबसे तेज और कुशल होगा। अध्याय 228 मॉन्स्टर हंटर का ज्वार। स्टेशन के अंदर आइलीन को देखते ही फुसफुसाहट और चर्चाएं धीरे धीरे शांत हो गईं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था, यह महिला आश्चर्यजनक रूप से सुंदर थी। अपनी वर्तमान बदहाल स्थिति में भी उससे एक ऐसा आकर्षण झलक रहा था जिसने प्रशंसा और सहानुभूति दोनों पैदा की। अम्मान ने अपना गला सूखते हुए महसूस किया जब उसने आइलीन को याचना भरे भाव के साथ पास आते देखा। कयामत के बाद ऐसी महिला विरली ही देखने को मिलती थी। उसके काफिले ने हमेशा सुंदर महिलाओं को शरण दी थी, लेकिन वह मूर्ख नहीं था। उसकी ट्रेन में महिलाएं सिर्फ सजावटी गुलदस्ते नहीं थीं। मिस आइलीन, मुझे खेद है, अम्मान ने गंभीरता से कहा। मैं आपकी मदद करना चाहूँगा, लेकिन मुझे अपने लोगों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। मुझे पुष्टि करनी होगी कि आपके पास कोई हथियार तो नहीं है। आइलीन ने तुरंत अपना रेशमी गाउन उतार दिया, ये दिखाने के लिए कि वह निहत्थी है। अम्मान ने, जो उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध था, उसे बिना किसी हिचकिचाहट के ट्रेन में आने की अनुमति दे दी। उसे लगा कि इन्फिनिटी ट्रेन वाले बस डरपोक हैं। कानपुर शहर के बाहर शाम का सुनहरा आसमान अचानक घने काले बादलों से घिर गया। हवा भारी हो गई और सड़कों पर एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। कड़क चांदी जैसी बिजली ने आसमान को चीर दिया और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जैसे ही राघव समय देखने ही वाला था, बारिश के बीच इंजनों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। सुमी और राज के बख्तरबंद वाहन स्टेशन की ओर दौड़ रहे थे। सुमी, राज, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? राघव ने कम्युनिकेटर पर चिल्लाकर पूछा। कैप्टन, हमने अभी अभी कुछ ईरी एंटिटीज का सामना किया है। वे हर जगह हैं। सुमी की आवाज़ तनावपूर्ण थी। राघव ने उन्हें सुरक्षित रास्ते से ट्रेन के अंदर बुलाया। जैसे ही राजिता का काफिला भी पहुंचा, प्रोजेश ने फायरवॉल का उपयोग करके पीछा कर रहे ज़ोंबियों को भस्म कर दिया। पूरी टीम सुरक्षित रूप से इन्फिनिटी ट्रेन के अंदर आ गई। स्टेशन पर तबाही। उधर नाइट फैंटम ट्रेन के अंदर अम्मान आइलीन के साथ विलासिता का आनंद लेने ही वाला था कि तभी खतरे का अलार्म बज उठा। रात हो गई है। धमाका। कानपुर स्टेशन के ऊपर बिजली कड़की और पूरी ट्रेन हिल गई। अचानक स्टेशन पर चीख पुकार मच गई। बचाओ, राक्षस आ गए। अम्मान ने खिड़की के बाहर देखा, एक विशाल लाल रंग का सिर और लाल आंखें उसे घूर रही थीं। इससे पहले कि वह अपनी बंदूक उठा पाता, एक विशाल पंजे ने डिब्बे को फाड़ दिया। आइलीन, जो टब में थी, पलक झपकते ही टुकड़ों में कट गई। अम्मान भी उस दानव का शिकार बन गया। 3 मीटर ऊंचे उस राक्षस ने इंसानों को सीख कबाब की तरह उठाकर अपने चौड़े मुंह में ठूंस लिया। स्टेशन पर मौजूद अन्य उत्तरजीवी दल संभल भी नहीं पाए कि भयानक जीवों के झुंड ने उन्हें घेर लिया। इन्फिनिटी ट्रेन का संघर्ष।
ट्रेन की पटरियों पर एक विशाल काला कनखजूरा ट्रेन के डिब्बों से लिपट गया था। हजारों काले पंखों वाले भरिंग आसमान से हमला कर रहे थे। प्रोजेश, इन कीड़ों को जला दो। राज, बाहर निकलो और उस कनखजूरे को काटो, राघव ने आदेश दिया। राघव खुद ट्रेन की छत पर चढ़ा। उसने अपनी राइफल से कनखजूरे के सिर में छेद किया और उसके जबड़ों के बीच 30 किलो विस्फोटक वाला एक वारहेड ठूंस दिया। धमाका! भयानक विस्फोट ने कनखजूरे के परखच्चे उड़ा दिए। कीकी ने अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करके एक जोरदार शॉकवेव छोड़ी, जिससे आसपास के सभी कीड़े दूर जा गिरे। इन्फिनिटी ट्रेन कानपुर स्टेशन के नरसंहार से बचकर पूरी रफ्तार से क्लियरवाटर टाउन की ओर निकल गई। एक नया रहस्य, ट्रेन के अंदर हर कोई पसीने और बारूद की गंध से लथपथ था। उस महिला को चारा बनाया गया था, कीकी ने सोफे पर गिरते हुए कहा। कितना डरावना है। राघव का चेहरा गंभीर था। किसी ने जानबूझकर उस मशहूर हस्ती को चारे के रूप में इस्तेमाल किया ताकि लोग उसे बचाने आएं और डाक मार्क का शिकार बने। तभी पूनम ने कॉकपिट से आवाज दी। राघव और कीकी ने सामने देखा। पूर्वोत्तर के आसमान में एक विशाल दरार दिखाई दे रही थी, जिससे आग की लपटें निकल रही थीं। राघव, वह रिसर्च फैसिलिटी का स्काई डोम है, कीकी हौंफते हुए बोली। वहां कुछ बहुत भयानक हुआ था। आग की लपटें और पेड़ों का गिरना संकेत दे रहा था कि फैसिलिटी पर हमला हुआ है या वह नष्ट हो गई है। आगे बढ़ो, राघव ने कहा। हमें उस रिसर्च फैसिलिटी के अंदर जाना होगा। वहां बहुत सारे कीमती उपकरण हैं और हमें ये जानना होगा कि दिया का क्या हुआ। राघव को यकीन था कि यदि वह उस फैसिलिटी के मेडिकल पॉड को हासिल कर सका तो उसकी टीम की सुरक्षा कई गुना बढ़ जाएगी।